नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमशाला पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 11th केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। आ, हमने इसका पार्ट 1 पहले ही कवर कर लिया है, जिसमें हमने तीन लॉज देखे थे: लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी हो वो जाकर देख सकता है। उस वीडियो के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दी है। आज की क्लास में हम आगे के तीन लॉज कवर करेंगे: लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेलुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड फाइनली एवोगैड्रो लॉ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ रिचर ने 1791 में दिया था और इस लॉ को हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ परमानेंट रेशियोज भी कहते हैं। एक्चुअली जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने देखा था इससे पहले वाली वीडियो में, फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी हमने देखा था, और ये जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाला लॉ है जो अभी हम देखेंगे, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं लॉज ऑफ स्टोइकियोमेट्री। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं लॉज ऑफ स्टोइकियोमेट्री, क्योंकि जो इनकी आउटकमिंग्स हैं, जो इनके रिजल्ट हैं, वो हम रिएक्शन से एसोसिएटेड जो कैलकुलेशंस होती है उसमें यूज करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं लॉज ऑफ स्टोइकियोमेट्री। तो अब ये लॉ की स्टेटमेंट क्या है: इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स combined separately with a fixed mass of the third element, the ratio of masses in which they combine are either the same or a simple multiple of the ratio of masses in which they combine with each other। तो पहली बार देखने में स्टेटमेंट काफी लेंदी लगती है, समझ नहीं आती है, तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है कि सपोज हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, हम ये मान लेते हैं ए, बी एंड सी। दीज आर द थ्री एलिमेंट्स। इनकी हम अपने हिसाब से नंबरिंग कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो ये लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए अगर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ जो हमारे सेकंड और थर्ड एलिमेंट है वो अगर डायरेक्टली और सेपरेटली कंबाइन होके इंडिविजुअल कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बी और ए कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है, मान लीजिए ए बी। उसी तरह से जब सी और ए कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है ए सी। तो सबसे पहले ये कहता है कि इन दो कंपाउंड्स में, ए बी और ए सी में, अगर हम एक एलिमेंट का, कॉमन एलिमेंट का मास फिक्स कर दें, तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट कौन है हमारा? एलिमेंट नंबर वन, दैट इज ए। तो अगर हम ए का मास दोनों कंपाउंड्स में फिक्स कर दें यानी कि सेम कर दें, तो ऐसे में जो दूसरे एलिमेंट्स का मास है, यानी कि पहले कंपाउंड में बी का मास और दूसरे कंपाउंड में सी का मास, इन दोनों के मासेस का जो रेशो होगा, इसे हम कह देते हैं अभी फिलहाल फर्स्ट रेशो। ये मासेस का जो रेशो है ये पहला रेशो है। सिमिलरली अब ये जो दो एलिमेंट्स है बी और सी, सेकंड और थर्ड, ये आपस में भी कंबाइन होकर हमारा थर्ड कंपाउंड बनाते हैं, मान लीजिए सी बी। अब ये कंपाउंड हमारे सेकंड और थर्ड एलिमेंट का सेपरेटली कंपाउंड है। तो अब अगर हम कंपाउंड सीबी की बात करें तो सीबी में फिर से एलिमेंट बी का कुछ ना कुछ मास यूज हुआ होगा और उसी तरह से सी का मास यूज हुआ होगा, तो इनका जो रेशो आएगा, फिर से हम उन्हीं दोनों एलिमेंट्स का रेशो ले रहे हैं लेकिन अब उनके खुद के कंपाउंड में, ठीक है। तो इस रेशो को हम कह देंगे सेकेंड रेशो। यानी यहाँ पर हम दो अलग अलग मासेस के रेशो की बात कर रहे हैं। तो अब ये लॉ क्या कहता है कि ये जो दो रेशियोज हैं,
फर्स्ट रेशो एंड सेकेंड रेशो, या तो ये रेशो आपस में इक्वल आएंगे, मतलब बिल्कुल सेम आएंगे, या फिर these ratios will be multiple of one another, will be multiple of each other। अब ये मल्टीपल का मतलब क्या है? तो मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट रेशो है ये निकल के आया है 1:3, ठीक है, और जो हमारा सेकेंड रेशो निकल के आया है ये आ गया मान लीजिए 1:6। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहला पार्ट है ये तो सेम है, यानी कि इक्वल है, और जो दूसरा पार्ट है वो मल्टीपल है, यानी कि 3 का जो मल्टीपल है वो है 6, यानी ये एक दूसरे के मल्टीपल है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा फर्स्ट रेशो आ रहा है 2:5 और दूसरा रेशो निकल के आ रहा है 2:10। तो अगेन ये जो दोनों पार्ट है ये सेम है, लेकिन जो 5 और 10 का रिलेशन है वो क्या है कि 10 इज द मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, या तो फिर ये दोनों रेशो बिल्कुल इक्वल आए, मतलब कि अगर हम कह रहे हैं फर्स्ट रेशो हमारा 2:3 है तो हो सकता है कि सेकंड रेशो भी 2:3 आ जाए, यानी कि इक्वल आ जाए। तो ये इस लॉ का थ्योरेटिकल मतलब है। तो इसको हम एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब हम एक्चुअल में एग्जांपल देख रहे हैं। इसमें हम अगेन हाइड्रोजन को 1, ऑक्सीजन को 2 और सल्फर को हम 3 मान के चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को समझने के लिए ऊपर दिखाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने सेकंड को दिखा दिया और यहाँ पे हमने मान लीजिए थर्ड को दिखा दिया, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, सल्फर सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनता है वाटर। उसी तरह से जब सल्फर और हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनता है H2S। उसी तरह से जब ऑक्सीजन और सल्फर आपस में कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनता है SO2। तो अब हम सबसे पहले तो इन दोनों कंपाउंड्स की बात करेंगे क्योंकि इसमें हमारा कॉमन एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर हम H2O की बात करें तो H2O में जो हाइड्रोजन का मास है वो है 2, ठीक है ना, क्योंकि 2 एटम्स है और एक एटम का मास 1 लेते हैं। और ऑक्सीजन का मास है 16। उसी तरह से अगर हम H2S की बात करें तो इसमें फिर से हाइड्रोजन का जो मास है वो अगेन इट इज 2 एंड द मास ऑफ सल्फर इज 32। तो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड है यानी कि सेम है, तो हम डायरेक्टली इन दोनों का रेशो ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन और सल्फर का रेशो कितना आ रहा है यहाँ पे 16:32। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है 1:2, यानी ये हमारा पहला रेशो आ गया। दिस इज अवर फर्स्ट रेशो। अब इसी तरह से हम सेकेंड रेशो निकालेंगे। सेकेंड रेशो के लिए हम कौन सा कंपाउंड लेंगे SO2, ठीक है। तो SO2 में डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना है 32, और जो मास ऑफ सल्फर है वो अगेन इट इज ऑल्सो 32। तो इनका रेशियो क्या निकल के आएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इज टू मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32:32, दैट इज सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1:1। तो अब अगर हम इन दोनों रेशियो को देखें एक साथ लिख के तो रिलेशन क्या बन रहा है 1:2 एंड 1:1। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट तो इक्वल है एज इट इज और ये पार्ट इसका मल्टीपल है। तो यही कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो दोस्तों इसी तरह से आप एक और एग्जांपल अपनी प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं जिसमें हम 3 एलिमेंट ले रहे हैं NaCl और I। तो आप जानते ही हैं कि Cl भी Na के साथ रिएक्ट करता है और I भी Na के साथ रिएक्ट करता है और Cl और I भी आपस में रिएक्ट करते हैं। तो these 3 elements can also form an example of
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो अब नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं हम। अवर नेक्स्ट लॉ इज गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो नाम से पता चल रहा है कि ये लॉ दिया था जोसेफ गेल-लुजैक ने, और ये लॉ काफी बाद में आया था 1808 में। इसकी स्टेटमेंट क्या है? गैसेस कंबाइन or are produced in a chemical reaction in a simple whole number ratio of their volumes, ठीक है, when kept at same temperature and pressure। तो इस लॉ का मतलब ये है कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं जिसमें एटलीस्ट दो गैसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए हम सीधा एक एग्जांपल पे चलते हैं, हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वाटर। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमें पता है कि 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन में यहाँ पर हमारे पास दो गैसेज है जो आपस में कंबाइन हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस लॉ का कहना यह है कि अगर हम इन दोनों ही गैसेस का जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो सेम रखें। टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? सेम है दोनों का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। और ऐसे में अगर बाई चांस मान लीजिए हमने जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम लिया है रिएक्शन के लिए वो है 100 ml, ठीक है। तो 100 ml को इस लॉ के टर्म्स में हम क्या कहेंगे? टू वॉल्यूम्स। टू वॉल्यूम्स। अब इसको टू वॉल्यूम क्यों कहा? क्योंकि आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन से पहले जो नंबर आ रहा है वो है 2, और इस नंबर को हम कहते हैं कोइफिशिएंट, ठीक है, कोइफिशिएंट कहते हैं। तो जो कोइफिशिएंट होता है उसी को हम इस लॉ के फॉर्म में वॉल्यूम कह देते हैं, ठीक है। यानी अगर इसके सामने 2 है तो वो होगी 2 वॉल्यूम। उसी तरह से हाइड्रोजन से पहले कुछ नहीं है, मतलब हमें क्या पता है यहाँ पर 1 है। तो हाइड्रो ऑक्सीजन की यहाँ पर जो वॉल्यूम होगी वो होगी 1 वॉल्यूम। तो अब अगर 2 वॉल्यूम 100 ml है, हमने यही मान लिया कि 2 वॉल्यूम 100 ml है, तो डेफिनेटली 1 वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 50 ml। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन का 100 ml ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम उसके साथ कंबाइन होगा वो 50 ml ही होगा। तो अगर हम इनका सिंपलेस्ट रेशियो देखें तो वो कितना आ रहा है? 2:1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेशियो वॉल्यूम का रेशियो भी है और इनके कोएफिशिएंट का रेशियो भी है, ठीक है ना। तो इस लॉ से हमें एक चीज ये पता चलती है, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर हमारे पास जो इक्वेशन लिखी है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन विच दे कंबाइन। यानी गैसेस जिन वॉल्यूम के रेशियो में आपस में कंबाइन होगी वो रेशियो उनके कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है हमारी रिएक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए अब हम नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं और हाइड्रोजन गैस के साथ उसे कंबाइन कर रहे हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम कंबाइन कर रहे हैं। सो वी नो दैट इट विल फॉर्म NH3 विच इज ऑल्सो अ गैस, अमोनिया गैस। अब इसे अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 2, तभी ये इक्वेशन बैलेंस होगी। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो अब डायरेक्टली हम ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो है, अगर नाइट्रोजन की बात की जाए 1,
हाइड्रोजन की बात की जाए 3, एंड अमोनिया क्योंकि ये भी गैस है तो हम इसके लिए भी ये अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए है 2। तो जो कोएफिशिएंट का रेशो है वो क्या है, 1:3:2। अगर हम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के ऑर्डर में चलें तो रेशो क्या आ रहा है कोएफिशिएंट का, 1:3:2। तो मैंने क्या बताया था आपको कि यही रेशो सेम होना चाहिए इनके वॉल्यूम का जिसमें ये कंबाइन हो रहे हैं और अमोनिया जिसमें प्रोड्यूस हो रही है। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि अगर हम नाइट्रोजन सबसे पहले ले रहे हैं, फिर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, और फिर अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रही है उसे ले रहे हैं, तो अगर नाइट्रोजन का वॉल्यूम 1 मान के चल रहे हैं तो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो 3 होगा, और अमोनिया का जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा होगा 2। तो ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट है ऐसी रिएक्शंस के लिए जिसमें गैसेस इन्वॉल्व है, और हमें अगर गैसेस से रिलेटेड कैलकुलेशंस कैरी आउट करनी है स्पेशली फॉर वॉल्यूम, सो वी कैन यूज दिस गे-लुजैक्स लॉ। तो इसका एक इंपॉर्टेंस तो आप देख ही रहे हैं कि अगर हमें वॉल्यूम रेशो पता है, ठीक है, जो हमको बैलेंस इक्वेशन से पता चल ही जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है तो उसमें हमें कोएफिशिएंट नजर आते हैं, जो कोएफिशिएंट का रेशो होता है वही वॉल्यूम का रेशो होता है। ठीक है, तो अगर हमें वॉल्यूम का रेशो पता है, सो वी कैन डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस if we know volume of any one gas, volume of any one gas। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एक रिएक्शन में एक से ज्यादा गैसेस हैं हमारे पास, और उसमें से हमें किसी भी एक गैस का एग्जैक्ट वॉल्यूम पता है कि हमने उसे कितना लिया है या वो कितना प्रोड्यूस हो रही है, सो यूजिंग दिस गे-लुजैक्स लॉ हम बाकी गैसेस के वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको भी एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। दोबारा से हम एग्जांपल ले रहे हैं, यही ऊपर वाला एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं। नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन गिव्स 2 टाइम्स NH3। ठीक है, तो अब हमें ये चीज पता ही है देखकर कि इसका जो वॉल्यूम का रेशो है इनका वो कितना है, 1:3:2। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इस रिएक्शन को कैरी आउट किया, और मुझे ये पता है कि हमने हाइड्रोजन गैस का जो टोटल वॉल्यूम इस रिएक्शन के लिए लिया है वो है, मान लीजिए 500 ml। ठीक है, हमने 500 ml लिया है हाइड्रोजन का। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं VH2। तो हम इस वैल्यू को यूज करके और इस रेशो को यूज करके जो नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा और जो अमोनिया गैस का वॉल्यूम फॉर्म होगा या प्रोड्यूस होगा वो हम जान सकते हैं। तो हम कैसे जान सकते हैं कि भाई हमें पता है N2 और H2, इनका रेशो है 1:3 का। ठीक है ना, यहां से हम देख सकते हैं। तो अगर हाइड्रोजन का वॉल्यूम हमने लिया है 500, तो इसका रेशो कितना आएगा, 500/3। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ N2 हमारे पास आ जाएगा 500/3। तो ये लगभग आएगा हमारे पास 167 166.67 के आसपास ही आ जाएगा ml। तो ये एग्जैक्टली exactly जो नाइट्रोजन की वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगी इसी रिएक्शन के लिए वो हमने कैलकुलेट किया। उसी तरह से हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है और अमोनिया है इनके वॉल्यूम का रेशो है 3:2। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैंने हाइड्रोजन का वॉल्यूम लिया है 500, तो अमोनिया का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा, तो ये प्रोड्यूस होगा 2 × 500 डिवाइडेड बाय 3। कितना आएगा ये,
33.34 ml। तो इस तरह से हम गेल-उज़ैक्स लॉ को यूज कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ गैसेस इन अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट लॉ है एवोगैड्रो लॉ। दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लॉ वाज गिवन बाय एमडेओ एवोगैड्रो इन 1811। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है और बात हो रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच। तो यहाँ पर जो रिलेशन आता है इस लॉ में वो है गैसेस की वॉल्यूम की हम बात करते हैं और इसका रिलेशन हम देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। ये दो पैरामीटर्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। तो अब इस लॉ का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक फ्लास्क में हमने एक फ्लास्क में कोई एक गैस ले ली। फॉर एग्जांपल हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस ले ली और इसके यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। फिर हमने दूसरे फ्लास्क में कोई दूसरी गैस फिल करी। मान लीजिए इस फ्लास्क में हमारे पास है ऑक्सीजन, तो इसके यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे। और एक और फ्लास्क ले लेते हैं, इसमें हमने एक और गैस फिल करी। मान लीजिए इसमें हमने ले लिया CO2 और CO2 के मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट। ठीक है, तो अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई कर रही है वो है V1 और जो वॉल्यूम O2 ऑक्यूपाई कर रही है V2 और जो CO2 ऑक्यूपाई कर रही है वो V3। उसी तरह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम कह देते हैं N1। यहाँ जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है उसे हम कह देते हैं N2 और जो यहाँ पर CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं उसे हम कह देते हैं N3। तो अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर हमने इन तीनों गैसेस को सेम टेम्परेचर प्रेशर पे लिया है, तीनों गैसेस का जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो सेम है, और ऐसे में अगर तीनों की वॉल्यूम भी सेम है, तीनों गैसेस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो सेम है, तो ऐसे में जो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे N1 N2 N3 वो भी इक्वल होने चाहिए। या इसका हम उल्टा भी कंसिडर कर सकते हैं कि इफ अगर हमने जो इनके गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं वो अगर इक्वल लिए हैं तो फिर ये गैसेस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी वो वॉल्यूम भी इक्वल होगी। ठीक है, तो ये इस लॉ का मतलब है। इस लॉ को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी भी गैस की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज होंगे यानी कि अमाउंट, तो गैस भी सॉरी 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 तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब ये लॉ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो एवोगैड्रो थे इन्होंने एक्सपेरिमेंटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम के बीच का एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कैरी आउट किया था अलग अलग कंडीशंस पे, और इनके बीच के जो रिलेशन है, वैल्यूज हैं, वो सामने रखी थी और इसको यूज करके हम काफी ज्यादा कैलकुलेशंस जो होती है गैसेस से रिलेटेड, उनकी वॉल्यूम से रिलेटेड, वो हम कैरी आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तीन अलग अलग कंडीशंस क्या थी? सबसे पहली कंडीशन थी एट एसटीपी। अब एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये ऐसी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है जिसमें टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 केल्विन और प्रेशर होता है 1 atm।
तो अगर हम इस पर्टिकुलर कंडीशन पे किसी भी गैस के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लेते हैं या पार्टिकल्स लेते हैं, तो वो ऑक्यूपाई करेंगी 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो ये एग्जैक्ट रिलेशन इन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया था। इसी तरह से जो दूसरी कंडीशन है, ये हुई पहली कंडीशन हमारी। दूसरी कंडीशन है एट एनटीपी। अब एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर जो टेम्परेचर है वो तो सेम रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273.15 केल्विन। लेकिन जो प्रेशर है वो होता है 1 बार। तो यहां पर भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसी भी गैस के ऑक्यूपाई करते हैं 22.7 लीटर। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम पता है कि एटीएम और बार लगभग इक्वल होते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस में होता है। उसी तरह से तीसरी कंडीशन है एट आरटीपी। इसे हम कहते हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 293.15 केल्विन। प्रेशर जो है वो होता है 1 एटीएम। तो यहां पर भी देखा गया है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करती है 24 लीटर वॉल्यूम। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम के बीच में, जो हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नंबर हमेशा कॉमन आ रहा है, वो है 6.022 इंटू 10⁻23। और आप सब जानते ही हैं, आपने अपनी लोअर क्लास में पढ़ा है कि इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। अब ये नंबर स्पेशली क्यों लिया गया है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो आने वाली वीडियोस जो हमारी होंगी मोल कॉन्सेप्ट की, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये नंबर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ये नंबर कहाँ से आता है, और इसी को एवोगैड्रो ने क्यों चूज किया फॉर कैलकुलेशंस। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। इन लॉस को दोबारा से आप देखिए, समझिए। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और न्यूमेरिकल वाली क्लास भी हमारी जल्द आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।